हेलो एवरीवन। देखिए, हमने क्लास 12th में इकोनॉमिक्स के अंदर यूनिट सेकंड स्टार्ट की अपनी जो सेकंड यूनिट में हमारे जो चैप्टर हैं मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमने मनी वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसके ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो बना लिया था। तो मनी चैप्टर के अंदर सबसे पहले अपन ने डिस्कस किया था कि मनी का रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, मनी के रिवॉल्यूशन के पीछे क्या रीजन थे। तो सबसे पहले अपन चलते हैं कि मनी से पहले हमारे कौन सा एक्सचेंज सिस्टम चलता था। मनी से पहले हमारे इंडिया के अंदर जब हम देखते हैं तो बार्टर एक्सचेंज सिस्टम हमारे होता था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। उसके अंदर क्या होता था कि लोग यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, यानी लोग क्या करते थे, गुड्स के बदले में गुड्स को एक्सचेंज किया करते थे। अब वहाँ पे काफ़ी लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स रहे बार्टर सिस्टम के, जिनके ऊपर हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि बार्टर सिस्टम क्या होता है, उनकी लिमिटेशंस क्या थी, ड्रॉबैक्स क्या थे। और जो ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए, उन्हीं ड्रॉबैक्स के कारण हमारे रिवॉल्यूशन हुआ था मनी का। रिवॉल्यूशन किसका हुआ? मनी का। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जब बार्टर सिस्टम एंड हुआ और मार्केट में मनी लॉन्च हुई तो मनी किस वे में आने लगी थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि मनी का जो रिवॉल्यूशन हुआ था वो किस वे में हुआ था। तो देखिए, सबसे पहले जो मनी आई थी वो कॉइन्स के रूप में आने लगी थी। मनी किस वे में आने लगी थी? कॉइन्स के रूप में आने लगी थी। कॉइन्स किसके होते थे? या तो कॉइन्स के होते थे, या तो गोल्ड के कॉइन्स थे, या फिर सिल्वर के कॉइन्स थे। मार्केट में मनी जब शुरू में आई तो वो कॉइन्स के रूप में आई थी, और कॉइन्स किसके थे? गोल्ड के एंड सिल्वर के। लेकिन लोगों ने क्या किया कि गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, तो लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर के जो कॉइन्स थे उनका स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था। फिर बाद में सबसे पहले यानी कि मनी का रिवॉल्यूशन हुआ था, वो हुआ था गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स के रूप में, जब लोगों ने इनका स्टोर स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद में मार्केट में एलॉय मेटल, इसके कॉइन्स, एलॉय मेटल जो हमारे होते हैं, कई मेटल मिक्स करके जो कॉइन बनते थे वो मार्केट में लॉन्च होने लगे। इसी के साथ में पेपर मनी, जिसको हम कहते हैं आज के टाइम पे जो नोट होते हैं हमारे 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100, 500 एंड 2000 एंड पेपर मनी। सबसे पहले हमारी जो मनी किस वे में आई? गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स में। उसके बाद में एलॉय मेटल, कई मेटल को मिक्स करके, एंड पेपर मनी। और यदि मैं परजेंट में बात करूँ, परजेंट में हमारी जो मनी आती है वो प्लास्टिक मनी हो गई है। कौन सी मनी हो गई है? प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी क्या होती है? जैसे आपका क्रेडिट कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, मतलब आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कीजिए, आपको मनी पॉकेट में रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो परजेंट में हमारी कौन सी मनी है? प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो ये हमारे मनी की जो रिवॉल्यूशन हुआ वो रिवॉल्यूशन से लेकर के अभी तक का कि किस वे में हमारी मनी आई थी, ये एक वे था। सबसे पहले गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, उसके बाद में एलॉय मेटल्स, पेपर मनी एंड प्रेजेंट में हमारी प्लास्टिक मनी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मीनिंग ऑफ मनी के बारे में कि हमारी मनी की मीनिंग क्या होती है, क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप कहीं पे भी चले जाइए, यदि आपके पास में करेंसी है, पैसे हैं, तो वो उसका आप किसी भी शॉपकीपर को दीजिए और उसके बदले में आपकी जो भी नीड है, जो भी वांट है, वो आप परचेज कर सकते हैं। तो मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। पहला जो इसका मनी का वर्क होता है, मनी के थ्रू आप किसी भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं, यानी कि ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का वर्क करती है। आपकी किसका वर्क करती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आपकी जो मनी होती है, मनी वर्क करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। दोबारा से देख लीजिए, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी मनी वर्क करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज का। मैंने आपको बार्टर सिस्टम में बताया था कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की यदि आप वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई कॉमन यूनिट नहीं होती थी। यदि मैं आपको उस टाइम पे मैंने आपको समझाया था कि एक हॉर्स की वैल्यू आप पूछोगे तो उसकी कोई कॉमन यूनिट नहीं थी। आप कहोगे कि हाँ, ये एक हॉर्स की वैल्यू है जो एक काउस के इक्वल है, एक बफेलो की वैल्यू एक काउ एंड एक गॉड के इक्वल है। तो मतलब कोई कॉमन यूनिट नहीं हुआ करती थी। मनी का सेकंड वर्क है कि हम किसी भी प्रोडक्ट को, जैसे मैं आज आपसे पूछता हूँ कि आपके पास मोबाइल है तो उसकी क्या प्राइस आप कहोगे? सर 20,000, 10,000।
आपके घर पे 2 व्हीलर या 4 व्हीलर खड़ी है, उसकी प्राइस क्या है, तो आप रुपीज़ में आंसर दे सकते हो। यानी कि मनी को आने के बाद में हम किसी भी प्रोडक्ट को एक कॉमन यूनिट के रूप में उसका क्या कर सकते हैं, वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं। कोई भी अपने पास प्रोडक्ट है तो उस प्रोडक्ट को हम एक कॉमन यूनिट के थ्रू उसकी वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो मनी का सेकंड वर्ड क्या हो गया, पहला तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकंड क्या हो गया मेजर्स ऑफ वैल्यू। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेजर्स ऑफ वैल्यू हमारा ड्रॉबैक्स था, जब हमने बार्टर सिस्टम स्टडी किया था तो वहाँ पे मेजर्स ऑफ वैल्यू कि हम किसी भी चीज़ का जो वैल्यू थी उसका मेजरमेंट नहीं कर पाते थे, तो उस कमी को हमारे किसने दूर किया, मनी ने। ठीक है, तो सेकंड हमारे मनी का सेकंड फंक्शन क्या हो गया, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू। मैंने आपको बताया था कि बार्टर सिस्टम में आप जैसे किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते थे, वीट, राइस या वेजिटेबल, तो उनको काफ़ी टाइम के लिए आप स्टोर नहीं कर पाते थे। यानी कि बार्टर सिस्टम में आप किसी भी प्रोडक्ट को स्टोर नहीं कर पाते थे। लेकिन प्रेजेंट में आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी जो नीड है, जो वांट्स है, उसके लिए आप पहले से ही क्या करते हैं, बैंक बैलेंस रखने लग जाते हैं कि मनी को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। तो मनी का एक फंक्शन ये भी हो गया कि हम मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। जबकि हम बार्टर सिस्टम में हमारी जो भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है उनको हम क्या नहीं कर सकते थे, स्टोर नहीं कर सकते थे। ठीक है, एंड लास्ट हमारा स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे आपके पास में अभी पैसे नहीं है, लेकिन आपको चाहिए कि नहीं गर्मी है, घर में एसी लगानी है, तो आप EMI पे एसी लेके आ सकते हो, आप मोबाइल EMI पे ले सकते हो। मतलब कि डेफर्ड पेमेंट भी मनी के आने के बाद में हमने क्या किया कि बार्टर सिस्टम में हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि हमें अब प्रेजेंट में मान लीजिए कोई चीज़ चाहिए और हमारे पास में पैसे नहीं है, तो हम अपनी चीज़ परचेज कर लें, मतलब किसी से ले लें और उसका पेमेंट फ्यूचर में किस वे में करें, ये कोई फिक्स नहीं था बार्टर सिस्टम में। लेकिन प्रेजेंट में आप कोई भी चीज़ परचेज कर लीजिए और उसका EMI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए, हमारे जो मनी का वर्क हो गया वो क्या हो गया, मनी इज एनीथिंग, मनी कोई भी ऐसी चीज़ विच इज जनरली एक्सेप्टेड, जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाता है, एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में एक्सेप्ट किया जाता है। मेजर्स ऑफ वैल्यू, जिसको कोई भी प्रोडक्ट हो जिसे हम क्या कर सकते हैं, मनी के रूप में, एक कॉमन यूनिट हो गई जिसके थ्रू हम किसी भी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं, वैल्यू का मेजरमेंट कर सकते हैं। हम मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, मनी को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फ्यूचर में भी हम किसी भी प्रोडक्ट का पेमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे किसका मीनिंग हो गया, मनी का मीनिंग हो गया। फिर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ मनी, तो फंक्शंस ऑफ मनी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर मैं बात करूँ फॉर्म्स ऑफ मनी यानी टाइप्स ऑफ मनी, तो मैं बता दूँ कि आपको मनी, हमारी जो मनी के टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे मैं आपसे बात करूँ तो हमारा फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा है, फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी फर्स्ट। सेकंड हमारा कौन सा है, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। दोबारा से सुन लीजिए, हमारे मनी के 2 टाइप्स हैं, फेट मनी होगा फर्स्ट नंबर पे, फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। सेकंड हमारा कौन सा है, फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। ठीक है, यदि सबसे पहले मैं फेट मनी की बात करूँ, फेट मनी वो मनी होती है जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है। फेट मनी वो मनी होती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है। फेट मनी के अंदर हम कॉइन्स एंड पेपर मनी का मतलब जो नोट आपके पास होते हैं 500, 2000, 10, 20, इन नोट को इंक्लूड किया जाता है। किस में इंक्लूड किया जाता है, इनको इंक्लूड किया जाता है फेट मनी में। दोबारा से सुन लीजिए, फेट मनी ऐसी मनी जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है, और ये इसमें क्या इंक्लूड होता है, कॉइन्स एंड पेपर मनी इंक्लूड होती है, इनकी नोट्स इंक्लूड होते हैं। और मैं आपको कहूँ कि सबसे फेट मनी में ये सबसे लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब इससे हाथों हाथ ही कैश में ही कन्वर्ट है, तो एटलीस्ट सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी आपको पूछे कि मनी के टाइप्स में सबसे ज़्यादा लिक्विड कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी किस में होती है, फेट मनी में होती है। ठीक है, फिड्यूसरी मनी की मैं बात करूँ तो फिड्यूसरी मनी के अंडर हम चेक को इंक्लूड करते हैं। एक चीज़ और है, देखिए फेट मनी में क्या होता है, मैंने 2-3 चीज़ें आपको बताई है। सबसे पहले फेट मनी इशूड बाई एन ऑर्डर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इशू की जाती है। इसके अंदर हम कॉइन्स एंड नोट को इंक्लूड करते हैं। थर्ड, ये मैक्सिमम बहुत ज़्यादा क्या होता है, लिक्विडिटी होती है फेट मनी में। फोर्थ, कि फेट मनी को मार्केट में या इंडिया में कोई भी लेने से मना नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि फिड्यूसरी मनी में हम क्या इंक्लूड करते हैं, चेक को इंक्लूड करते हैं। लेकिन चेक को
जो भी शॉपकीपर है, ये जो सामने वाली पार्टी है, उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है कि वो हमारे फिड्यूशियरी मनी को यानी कि हमारे चेक को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं, आपने एक डुप्लीकेट चेक बना लिया और आप अदर सिटी में जाके किसी को बोलते हो कि मुझे 5 लाख रुपीज़ का आप सामान दे दीजिए और ये आप चेक ले लीजिए। आप तो वहाँ से चेक लेके निकल के आ जाओगे, आपको वो जानता ही नहीं आप कौन हो, आपने पता नहीं किसके नाम का चेक वहाँ पे दे दिया। तो इसलिए जो सामने वाला शॉपकीपर होता है वो उसकी इच्छा के ऊपर डिपेंड होता है कि वो फिड्यूशियरी मनी को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो दोबारा से एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ। फैट मनी इंडियन गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन पे इश्यू की जाती है, इसके अंदर कॉइन्स एंड नोट को इंक्लूड किया जाता है। ये एकदम लिक्विडिटी होती है और इसको हर एक कैंडिडेट बाउंड होता है कि इसको एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू की जाती है। इसमें क्या इंक्लूड होती है? कॉइन्स एंड नोट्स। और आपको पता होगा ये बात अच्छे से कि इंडियन नोट्स एंड कॉइन्स को यदि कोई लेने से मना करता है तो इंडियन करेंसी का क्या होता है? इंसल्ट होती है और उसके ऊपर क्या हो सकता है? केस हो सकता है, उसको पनिशमेंट भी मिल सकती है। इसलिए फिएट मनी को कोई भी इंडिया में लेने से मना नहीं कर सकता, उसको एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। जबकि फिड्यूशियरी मनी में क्या होता है? चेक इंक्लूड होता है, वो सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड होता है, यदि वो एक्सेप्ट करना चाहे तो कर भी सकता है, अदरवाइज वो नहीं भी करे। फिर मैं बात करता हूँ फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड मनी क्या होता है? देखिए, फुल बॉडेड मनी के लिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे पहले जो हमारे सिल्वर एंड गोल्ड्स के कॉइन आते थे, उस टाइम पे सिल्वर एंड गोल्ड की वैल्यू भी क्या होती थी? कम थी। तो जैसे मान लीजिए कि हमने उस टाइम पे 5 रुपीज़ का हमने क्या बनाया? कॉइन बनाया और उसमें सिल्वर यूज़ की गई, तो वो सिल्वर भी 5 रुपीज़ की ही यूज़ की जाएगी। समझना मैं क्या कह रहा हूँ कि एक कॉइन बनाया गया और उस कॉइन के ऊपर जो प्राइस लिखी हुई थी वो 5 रुपीज़ लिखी हुई थी, और उस 5 रुपीज़ के कॉइन को बनाने के लिए जो कॉमोडिटी यानी कि जो सिल्वर यूज़ की गई वो भी 5 रुपीज़ की यूज़ की गई। यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि उसके अंदर 5 रुपीज़ की सिल्वर यूज हुई और उस कॉइन की वैल्यू भी क्या है? 5 रुपीज़। यानी कि कॉइन की वैल्यू का मतलब मनी वैल्यू। आपके पास जैसे नोट है और आपके पास कॉइन है, उनके ऊपर जो प्राइस लिखी होती है 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, या आपके पास नोट है उसके ऊपर लिखा हुआ है 500 रुपीज़, ये होती है मनी वैल्यू। ये क्या होती है? मनी वैल्यू। तो मैं आपको बता रहा था कि एक कॉइन को बनाने के लिए 5 रुपीज़ की सिल्वर यूज हुई और उस कॉइन की वैल्यू भी आपने उसके ऊपर क्या प्राइस लिख दिया? 5 रुपीज़। तो उसकी मनी वैल्यू भी 5 रुपीज़ है। उसको बनाने के लिए जो कॉमोडिटी जो सिल्वर यूज हुआ है वो भी कितना है? 5 रुपीज़। यानी कि हम फुल बॉडेड मनी उसको कहेंगे जिसकी मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल हो। मनी वैल्यू मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कॉइन है आपके पास और उसके ऊपर जो प्राइस प्रिंट है लिखी हुई है वो उसकी मनी वैल्यू होती है, और उस कॉइन को बनाने के लिए जो मेटल यूज हुआ है वो मेटल कितनी अमाउंट का है वो आपकी कॉमोडिटी वैल्यू है। यानी कि जो कॉइन के ऊपर प्राइस है और उस कॉइन को बनाने के लिए यदि उतनी ही अमाउंट का मेटल यूज हुआ है तो हम उसको कहते हैं फुल बॉडेड मनी। ठीक है, फिर मैं बात करता हूँ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या होता है? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ कि अभी कुछ टाइम पहले हमारे इंडिया में नोटबंदी हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि आपका जो 500 रुपीज़ का जो नोट था उसके ऊपर 500 रुपीज़ लिखा हुआ था, यानी कि वो उसकी मनी वैल्यू थी। जो नोट के ऊपर लिखी होती है वो उसकी मनी वैल्यू होती है। तो 500 रुपीज़ के ऊपर 500 रुपीज़ लिखे हुए थे, 1000 का जो नोट था उसके ऊपर 1000 रुपीज़ लिखे हुए थे। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि आज नाइट से 12 o'clock से हमारे जो नोट हैं ये बंद हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और नई करेंसी मार्केट में आएगी। तो क्या उन नोट को मार्केट में बंद होने के बाद में कोई उस वैल्यू पे एक्सेप्ट करेगा? नहीं। कहने का मतलब उस नोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी कंपेयर टू उसको बनाने में जो कॉस्ट यूज हुई थी। कहने का मतलब मेरा ये है कि मनी वैल्यू मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू, उसको हम कहते हैं क्रेडिट मनी। ठीक है, तो दोबारा से देख लीजिए, फुल बॉडेड मनी जिसमें मनी वैल्यू एंड कॉमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं, एंड क्रेडिट मनी जिसमें मनी वैल्यू मोर देन कॉमोडिटी वैल्यू। तो एक बार हम वापस से इसको जल्दी से पूरा रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हमारी मार्केट में जो मनी आई थी वो कॉइन्स के रूप में आई थी। कॉइन्स हमारे गोल्ड एंड सिल्वर के होते थे। उसके बाद में लोगों ने इनका स्टोर करना शुरू कर दिया, तो हमारे येलो मेटल यानी कि मिक्स मेटल के कॉइन्स मार्केट में आने लगे, साथ में पेपर मनी। और अभी प्रेजेंट में यदि मैं बात करूं तो हमारे प्लास्टिक मनी है, एटीएम, क्रेडिट कार्ड वगैरह से आप कहीं भी कुछ भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट में हमारी क्या चल रही है? प्लास्टिक मनी। ठीक है, और अब तो मैं आपको बताऊं तो इलेक्ट्रॉनिक मनी और आ गई। आप ऑनलाइन पेमेंट नेट बैंकिंग के थ्रू, फ़ोन पे के थ्रू किसी भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यदि मनी की बात करूं तो मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी ऐसी कोई भी चीज़ जिसको जनरली एक्सेप्ट किया जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वैल्यू कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यू का, और स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट पेमेंट यानी कि फ्यूचर में पेमेंट करने की
जो प्रॉब्लम थी वो भी हमारे मनी के आने के बाद में सॉल्व हो गई। तो ये हमारी डेफिनेशन थी, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर्स ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड्स पेमेंट। ठीक है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ मनी। टाइप्स ऑफ मनी में मैंने 2 टाइप्स बताए। सबसे पहले फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फेट मनी एंड फिड्यूसरी मनी। फेट मनी इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर से इश्यू की जाती है। इसमें कॉइन्स एंड नोट को इंक्लूड किया जाता है और इसको कोई भी मार्केट में एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट के कहने से इश्यू होती है, ऑर्डर से इश्यू होती है। अदरवाइज कोई मना कर देता है तो इंडियन करेंसी का क्या होता है, इंसल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर कॉइन्स एंड नोट्स को इंक्लूड, पेपर मनी को इंक्लूड किया जाता है और उसे पनिशमेंट भी मिल सकता है। फिड्यूसरी मनी में चेक को इंक्लूड किया जाता है। चेक में क्या होता है कि सामने वाली पार्टी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो फिड्यूसरी मनी को एक्सेप्ट करे या नहीं करे, वो मना भी कर सकता है। फिर हमारी होती है फुल बॉडेड मनी। फुल बॉडेड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडेड मनी में क्या होता है, हमारे मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू बोथ आर इक्वल। एंड हमारे क्रेडिट मनी में क्या होता है कि हमारी जो मनी वैल्यू मोर देन कमोडिटी वैल्यू। ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम देखते हैं मनी का जो हम मेजरमेंट करते हैं उसके क्या क्या मेथड है। तो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। देखिए, मनी वाला टॉपिक हमने पूरा कर लिया था। मनी के बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई के अंदर मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मनी सप्लाई में हम ये देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पॉइंट ऑफ टाइम ले लिया, जैसे मान लेते हैं कि अभी टाइम हो रहा है 5 o'clock, तो पर्टिकुलर टाइम के ऊपर बैंक एंड गवर्नमेंट ने जो मनी इश्यू की है वो पब्लिक के पास अभी एट ए पॉइंट टाइम पे टोटल कितनी मनी है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो देखिए, मनी सप्लाई इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम का मतलब कितनी मनी मार्केट में पब्लिक के पास है। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर ऑफ टाइम। यानी कि इसके अंदर क्या देखा जाता है मनी सप्लाई के अंदर, कि मनी सप्लाई के अंदर हम ये देखते हैं कि बैंक एंड गवर्नमेंट के थ्रू अभी तक पब्लिक में टोटल कितनी मनी सप्लाई की गई है। तो इसका हम मेजरमेंट करने के अलग मेथड है, लेकिन सबसे पहले हम बात करें कि मनी सप्लाई किसको कहते हैं। तो मनी सप्लाई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम कैलकुलेट करें कि पब्लिक के पास, यानी कि बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक में टोटल कितनी मनी इश्यू की गई है, सप्लाई की गई है, उसको हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो दोबारा से देख लीजिए, ये जो कैलकुलेशन होती है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, जैसे 5 o'clock, 6 o'clock या 7 o'clock। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम मनी सप्लाई को मेजरमेंट करते हैं। दोबारा से एक बार मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ मनी सप्लाई की। इट रेफर्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी, कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, यानी पब्लिक के पास टोटल कितनी मनी है एट ए पर्टिकुलर ऑफ टाइम, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ठीक है। मनी सप्लाई के बाद में हम देखेंगे कि मनी सप्लाई एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये आपने एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपने जब नेशनल इनकम पढ़ा था तो वहाँ पे 2 पढ़े होंगे, एक तो फ्लो कंसेप्ट था, एक स्टॉक कंसेप्ट। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं मनी सप्लाई हमारे कौन सा कंसेप्ट है, मनी सप्लाई इज ए स्टॉक कंसेप्ट। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि हमारा जो मनी सप्लाई है ये कौन सा कंसेप्ट है। तो स्टॉक कंसेप्ट है। ये आपने दोनों में फ्लो कंसेप्ट एंड स्टॉक कंसेप्ट में ये डिस्कस किया था, देखा होगा आपने नेशनल इनकम में। ठीक है। अब बात आती है कि मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के कितने मेथड हैं। तो मनी सप्लाई को मेजरमेंट करने के 4 मेथड हैं, M1, M2, M3 एंड M4। देखिए, M1 में क्या होता है, ये है मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई के जो मेथड है M1, M2 एंड M3 एंड M4। M1 में कैसे हम देखते हैं, M1 में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है। M1 में कॉइन्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं करेंसी में हमारे क्या क्या इंक्लूड होंगे, कॉइन्स, करेंसी एंड कॉइन्स। यानी कि M1 में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, करेंसी एंड कॉइन्स विद हेल्ड बाई पीपल, यानी कि जितने भी कॉइन्स और करेंसी है वो पब्लिक के पास कितनी है। M1 में करेंसी एंड कॉइन्स विद हेल्ड बाय पब्लिक, यानी पब्लिक के पास में कितने कॉइन्स एंड करेंसी हैं। इसको बोलते हैं शॉर्ट में DD, यानी डिमांड डिपॉजिट। DD का मतलब क्या होगा यहाँ पे, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक।
डिमांड डिपॉजिट हमारी जो लिक्विडिटी होती है लेस देन 1 ईयर में काउंट की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स प्लस में अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जब आप देखेंगे तो इसके अंदर 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं की जाती, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है और एक कॉमर्शियल बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है, उन दोनों को हम M1 में यानी कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना कि अदर डिपॉजिट विद आरबीआई जो हमारे होता है इसके अंदर हम कॉमर्शियल बैंक की अमाउंट जो कि आरबीआई के पास डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकंड, हमारे कॉमर्शियल बैंक की और एक गवर्नमेंट की अमाउंट, गवर्नमेंट की मनी जो कि किसके पास डिपॉजिट है, आरबीआई के पास, इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो फिर इंक्लूड करते किसको हैं? वर्ल्ड बैंक का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है इंक्लूड किया जाता है। आईएमएफ का पैसा जो कि हमारे आरबीआई बैंक के पास डिपॉजिट है उसको इंक्लूड किया जाता है। ऐसी हमारी और अदर फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जिनका अमाउंट यदि आरबीआई के पास डिपॉजिट होता है तो हम उनको इंक्लूड करते हैं। तो देखिए M1 वापस से देखते हैं। हम यहाँ पे मनी चैप्टर डिस्कस करें तो यहाँ पे करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद बाई पीपल, यानी कि पब्लिक के पास में कितनी कॉइन्स एंड करेंसी हैं वो, प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, डीडी डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये M1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देखिए यहीं पे याद कराएंगे इसको दोबारा से। देखिए M1 में क्या, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड विद पब्लिक। सेकंड हमारा क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक एंड थर्ड हमारा क्या होगा, अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। लेकिन अदर डिपॉजिट विद आरबीआई में आप ये ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है एंड सेकंड हमारी जो कॉमर्शियल बैंक है उनका पैसा जो आरबीआई के पास डिपॉजिट है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर हम बात करते हैं M2 की। M1 हमारा हो गया, फिर बात करते हैं M2 की। M2 जब हम M2 के थ्रू जब हम मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो उसमें M1 के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाता है। मतलब टोटल चीज़ें ये यहाँ पे आएंगी। यहाँ M1 लिखने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे करेंसी एंड कॉइन्स भी इंक्लूड होगा, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक भी इंक्लूड होगा, प्लस में अदर डिपॉजिट विद आरबीआई भी इंक्लूड होगा। यानी कि जब हम M2 के थ्रू यदि मनी सप्लाई कैलकुलेट करते हैं तो ये सभी चीज़ें आएंगी, प्लस में सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस को और इंक्लूड कर लिया जाता है। यानी कि हम इस फॉर्मूले को M2 को यूँ भी लिख सकते हैं कि इन सब यदि डिटेल से लिखना चाहें तो करेंसी एंड कॉइन्स विद हेल्ड बाई पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो M2 में कुछ नहीं है, बस M2 के लिए आप बोलिए M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 के लिए आप बोलेंगे M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। यदि मैं M3 की बात करूं तो M3 में भी हम क्या बोलेंगे, M1 तो इंक्लूड होगा, लेकिन नेट टाइम डिपॉजिट में क्या आता है, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है एक फिक्स टाइम के लिए हम बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं पे भी जो अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं, यानी कि फिक्स टाइम का मतलब फिक्स, जिसको हम कहेंगे फिक्स टाइम के लिए जो डिपॉजिट करवाई जाती है जिसको हम कहते हैं FD, तो FD इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। यानी कि हम जब M3 के अंदर कैलकुलेट करेंगे तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। तो देखिए दोबारा से एक बार देखते हैं। M1 के लिए सबसे पहले करेंसी एंड कॉइन्स विद हेल्ड बाई पब्लिक, ठीक है। मतलब कौन हेल्ड करती है इनको, किसके पास होते हैं, पब्लिक के पास, प्लस में डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक्स एंड अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये M1 के अंदर इंक्लूड किया जाता है। M2 के अंदर मैं बात करूं तो M1 पूरा ले आइए M2 के अंदर, M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस आप ऐड कर देंगे M1 में, तो आपका क्या हो जाएगा M2 के थ्रू। यदि M3 के थ्रू यदि हम मनी सप्लाई मेजरमेंट करते हैं तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक। टाइम डिपॉजिट के मतलब FD इंक्लूड की जाती है जो फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट करवाई जाती है, तो M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स। और M4 की देखिए एक बात और बता देता हूँ कि हमारा M1 एंड M2 है, ये नैरो कंसेप्ट है। ये मनी सप्लाई का कौन सा कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, ये नैरो कंसेप्ट है। और M3 और M4 ये जो है ये वाइड कंसेप्ट है मनी सप्लाई के, ठीक है। तो यदि मैं M4 की बात करूँ, कौन सी M4 की बात करूँ, तो M4 के लिए हम M3 को इंक्लूड करेंगे। देखिए M1 के बाद में M2 और M3 जब हमने कैलकुलेट किया था तो क्या आया था M1, लेकिन जब हम M4 कैलकुलेट करेंगे तो M3 प्लस
टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये हमारा इंक्लूड होता है। सबसे पहले M1 एंड M2 हमारा क्या होता है, मोर लिक्विडिटी होते हैं, मोर लिक्विडिटी, क्योंकि इनके अंदर करेंसी एंड कॉइन्स को इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। जबकि मैं यहाँ पे बात करूँ तो एटलीस्ट सबसे कम M3 एंड M4, मोस्टली M4 में सबसे कम लिक्विडिटी होती है। तो एक बार यदि आपके समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा से देखिए, टोटल कंप्लीट आपके समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ में हमारा मनी वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। ठीक है, थैंक यू।